नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वर्चुअल स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर पत्रकार सुमंत मिश्र। सुमंत मिश्र ने 4 दशक तक पत्रकारिता की है और इसके अलावा वे बहुत सारे इंटरव्यू कर चुके हैं अमिताभ बच्चन के। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कल जन्मदिन है। वे 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और सुमंत मिश्र जी उनके काफी करीबी हैं। न केवल अमिताभ बच्चन के बल्कि तेजी जी के भी इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, हरिवंश राय बच्चन के भी किए हैं, अभिषेक बच्चन के भी किए हैं। तो बच्चन परिवार के काफी करीबी माने जा सकते हैं। मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगा, इस वर्चुअल स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार सुमंत मिश्र का। सुमंत जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे स्टूडियो में। नमस्कार प्रकाश जी, नमस्कार। सुमंत जी का परिचय मैंने आपको बताया ही है कि सुमंत मिश्र 4 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे कई अखबारों में, जाने माने अखबारों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, जिसमें नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला, नई दुनिया, दक्षिण मुंबई, श्री न्यूज और एपीएन चैनल में भी वे काम कर चुके हैं। महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है उन्होंने और नवभारत टाइम्स के फिल्म संपादक के रूप में उन्होंने बरसों तक काम किया है और अमिताभ बच्चन के 50 इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, वो बच्चन परिवार के इंटरव्यू किए हैं। आज के इस कार्यक्रम की खास बात ये होगी कि कल अमिताभ का जन्मदिन है, सदी के सहस्त्राब्दी के महानायक हैं वे। तो मैं पूरी बातें आज सुमंत जी से सुनना चाहूंगा। ज्यादा सवाल मैं करूंगा नहीं उनसे, लेकिन उनकी बातें पूरी सुनना चाहूंगा। ये जानना जरूर चाहूंगा सुमन जी से कि आखिर वो कौन से अमिताभ बच्चन हैं जो गैर फिल्मी हैं। फिल्मी अमिताभ बच्चन के बारे में तो सब जानते कि उन्होंने कितनी फिल्में की, कौन हीरोइन रही, कितना पैसा कमाया, कितने विज्ञापन किए, किस तरह वो शून्य बटा सन्नाटा हो गए तो वापस शिखर पर पहुंचे, अभी भी कितने बिजी हैं। ये सब बातें तो होंगी ही, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सुमन जी ये बताएं कि अमिताभ बच्चन पर्दे के पीछे कैसे अमिताभ बच्चन हैं और कैसे पिता हैं, कैसे पति हैं, कैसे मित्र हैं, कैसे पिता के सेवक हैं, माता के सेवक हैं, वगैरह वगैरह। सुमन जी ये बताइए कि अमिताभ बच्चन को क्या आप इतने करीबी रहे हैं, बच्चन परिवार के करीबी रहे हैं, आप उस परिवार को, खासकर अमिताभ बच्चन को कैसे देखते हैं? वे अपना 80वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मिस्टर बच्चन को 80वें बर्थडे की बधाई देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो सेंचुरी मारे और नॉट आउट रहे सेंचुरी मार के। तो सेंचुरी में अब 20 रन की कमी है। और जहां तक ये सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, आपको मैं बताऊं, जब उनका 50वां बर्थडे था और मेरा बेटा उसमें 3-4 साल का रहा होगा, तो उसने इसी तरह उसने बोला था कि वी वांट सेंचुरी अमिताभ अंकल। तो अमिताभ बच्चन ने बोला, अरे ये तो क्रिकेट की भाषा बोल रहा है। उसमें मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा बड़ा होकर स्पोर्ट्स पे इतना आगे जाएगा। वो क्या करते हैं आपके बेटे, अभी क्या करते हैं? इस समय तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में है, सीनियर मैनेजर बर्लिन में। अच्छा लेकिन उसने अच्छा। कोर्स किया है, मास्टर डिग्री ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जेनेवा यूनिवर्सिटी। उसके जी बाद वो अंडर 17 जब फीफा हुआ था इंडिया में पहली बार, तो उसमें जी भी जी। वो फीफा की तरफ से मैनेजर के पोस्ट पर आया था। उसके बाद वो अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम पिंक पैंथर्स का जीएम और पार्टनर रहा और अभी पिछले अब साल से वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। तो कभी कभी जो अच्छा कहते हैं ना कि आदमी के मुंह में सरस्वती बसता है। और आपको बताऊं, क्रिकेट की बात हो रही थी, मेरे बेटे ने गाइड सील्ड, जो इंडियन क्रिकेट के नर्सरी टूर्नामेंट कहा जाता है, अपने डेब्यू मैच में उसने 8 विकेट लिए थे, 5 बोल्ड और 3 एलबीडब्ल्यू। तो आगे वाह। क्रिकेट नहीं खेल पाया, मुझे माँ चाह रही थी कि इंजीनियर बने, लेकिन एक स्पोर्ट्स है। अच्छा, जहां तक मैं, आपने पूछा कि अमिताभ बच्चन का कैसा वो है, तो मैं आपको सीधे सीधे एक चीज बोलूं कि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी में एक वर्ड है, फेनोमिनल, हम्म। चमत्कार। वो लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ये सब चमत्कार है हमारे समय के प्रकाश। और हम लोग खुश नसीब हैं जो इन चमत्कार को अपने सामने चलते फिरते देख रहे हैं। और मैं कहता हूं कि उनके ऐसा वेल कल्चर
आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। या मैंने स्वर्ण कुमार के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं जीते जी भी स्वर्ण कुमार को देखा, जिस तरह से वो अपने माता पिता के प्रति एक पुत्र का समर्पित भावना होता है, उसमें भी वो उसी तरह समर्पित थे। और आपको एक वाक्य बताऊं कि एक बार सुबह सुबह उनका घर पे फोन आया कि साथ में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर आ जाओ, एक कुछ विशेष? बोले बाबूजी का कल 50वां बर्थडे है, तो कुछ बुलवाते हैं, उकसाते हैं, कुछ बुलवाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाता हूँ। लेकिन मैं, प्रकाश जी, डर गया कि मैं हरवंश राय बच्चन, एक 85वां महान जन्मदिन हरिवंश राय बच्चन जी का 85वां 85th ना। हाँ 85 था। हाँ तो मैंने हाँ। कहा कि मैं उनसे क्या सवाल करूंगा, तो मैंने कहा आदरणीय विश्वनाथ जी को साथ ले आओ। तो मैंने फिर अमित जी को फोन किया, उन्होंने बोला कि ठीक है ले आओ। जाके मैंने विश्वनाथ जी से बोले हाँ साथ चलेंगे, 7 बजे पहुंचना था। अचानक विश्वनाथ जी को कोई जरूरी काम आ गया, मैं अकेले, और मैं बहुत घबरा रहा था। पहली बार हरिवंश राय बच्चन, मैंने उनके बारे में अपने पापा तक से मैं सुना था। मेरे पापा जिंदगी में पहली बार रात भर जगे थे तो मधुशाला सुनने के लिए। फिर भी मैं डरते डरते गया। फिर मैंने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया। बगल में तेजी जी बैठी हुई थी, अमित जी खड़े थे। अचानक अमिताभ बच्चन खुद सवाल करने लगे, और उसमें मुझे एक सवाल बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि बाबूजी, हिंदी फिल्मों में ऐसा क्या है जो सब लोग पागलों की तरह इसको देखते हैं, फैंस भी उसी तरह होते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और 3 घंटे में एक पोएटिक जस्टिस मिलता है। तो ये है हिंदी फिल्म। और इसी उस पे जब पूरी बातचीत खत्म हुई तो मैंने बाहर निकल के अमिताभ जी को बोला कि मैंने तो आपका अगला जन्म करा दिया। बोले क्या मतलब? कि आपने पहले इंटरव्यू में मैंने जब पूछा था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं पत्रकार बनना चाहूंगा। तो आपने तो इंटरव्यू कर लिया। और बाद में हमारे एक सहयोगी थे विमल मिश्र, जो वो नवभारत टाइम्स में आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे कि प्रिंट मीडिया में? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हाँ प्रिंट मीडिया में जाऊंगा। और जब ये हाँ इंटरव्यू हुआ था तो आपको बताऊं, मैं एसपी सिंह को जब विश्वनाथ जी ने बताया, तो बंबई में संडे को वो इंटरव्यू छपा, दिल्ली में सैटरडे को ही एसपी ने छापा। और उन्होंने जो हेडिंग लगाई थी मुझे आज भी याद है कि पुत्र ने पूछे पिता से सवाल, पिता थे हरिवंश, पुत्र थे अमिताभ। तो वो बहुत चर्चित इंटरव्यू हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हरिवंश राय बच्चन जी का कोई इंटरव्यू छपा नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीजें, माने उस घर में एक सबसे बड़ी बात है, उस घर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है डिसिप्लिन देखने को मिलता है, संस्कार देखने को मिलता है। और वही संस्कार अमिताभ से अभिषेक तक आया है। अभिषेक के बाद वाली क्या स्थिति होगी अभी से नहीं कह सकते, वो छोटी बच्ची है, लेकिन जो श्वेता में संस्कार है या अभिषेक में है, या ये सब उनको एक परिवार का एक गुण होता है, उससे मिला हुआ है। आपने तेजी जी का भी इंटरव्यू किया है? हाँ, तेजी जी का इंटरव्यू तो बहुत ही माने प्रसंगवश हो गया था। उस समय की बात है कि उनकी शादी का 50वां सालगिरह था। तो मैं गया, उस दिन भी सही हाल था कि मैं अकेला। अच्छा, बाबूजी बैठे हुए थे अपना ड्राइंग रूम में प्रतीक्षा के। थोड़ी देर बाद तेजी जी को लेके आई, बोली कि भाई साहब मैं आ गई हूँ। तो मैं चौंका कि बच्चन जी को भाई साहब बोल रही है। लेकिन मुझे लगा कि एक उम्र के बाद पति पत्नी का रिश्ता कुछ अलग टाइप का होता है, वो मुझे उस दिन देखने को मिला। और आके बैठी और मैंने, अमित जी ने गिफ्ट दिया, फिर रीताब आए, उन्होंने दिया। और उसी बातचीत में बोले कि थोड़ा सा बच्चन को छेड़ू मैं सुमन? ये क्या मतलब? बोले देखो, बोले बच्चन, इनको मैं वो बता दूंगा बात। हरिवंश हरिवंश तो राय बच्चन को वो बच्चन बोलती थी, तेजी बच्चन। हाँ, बच्चन ही बोलती थी। बोले मैं बच्चन को छेड़ू? पहले तुम कुछ कविता सुना दो उनके, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। बोले मैं इनको बच्चन में बता दूं, वो कविता सुना दूं? तो बच्चन जी ने गर्दन हिलाया। तुरंत उन्होंने आवाज दी, मुन्ना, अमिताभ का घर का नाम मुन्ना है, वो किताब लाना। और समझिए उस समय बच्चन जी भी करीब 87 या 88 के रहे होंगे। उन्होंने पन्ना बता दिया और वो समझ गए कि तेजी जी क्या सुनाने वाली है। तो वो कविता थी
जब बरेली में ये पहली बार ये लोग मिले थे, उसमें कोई जान पहचान नहीं थी, और जिनके घर कोई कवि थे, गोपाल क्या नेपाली क्या करते, उनके घर ये ठहरे हुए थे। और तेजी जी उनकी पत्नी की दोस्त थी, ये पति के दोस्त थे हरिवंश जी। और उस समय हरिवंश जी ने एक कविता सुनाई थी, क्या करोगे तुम मेरी संवेदना। तो उसी में बीच में अमिताभ ने कहा, आप खाली आज बाबूजी का बात कर रही है, हम लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन बताएगा। नहीं, तो वो भाई देखो, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। अच्छा है, बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। और मैं तो अभी अपना जिक्र कर रही हूँ ना, आज तो मेरा दिन है। क्यों बच्चन, है ना अपना दिन? क्योंकि मेरा तो झुमका बरेली के बाजार में गिर गया था। तो इस तरह से दोनों जिस तरह से हंसे, वो एक अद्भुत चीज था। ये सारी चीजें हैं। मैंने, आप समझिए कि तेजी जी से ही मुझे लगता है कि जो अमिताभ बच्चन को मैंने देखा है, हनुमान के बहुत बड़े भक्त है वो, शायद वो तेजी जी से ही वो गुण उनकी माँ से आया है। और उन्होंने माँ से एक चीज और सीखी है, जो मैंने कुछ चीजों में देखा, मैंने एक कभी हार नहीं मानना, जूझना, हर चीज से जूझना। और मैंने देखा है, चाहे वो बोफोर्स कांड रहा हो, चाहे बीच में उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ी हुई, अमिताभ कभी टूटे नहीं, कभी झुके नहीं। और एक चीज है कि जब आदमी खुद इतना अंदर से एक आत्मिक शक्ति है उनके पास, वो कहाँ से आया है। जब अक्सर वो बोलते हैं कि मैं जो भी हूँ, मैं माता पिता के आशीर्वाद से, तो मुझे लगता है ये आत्मिक शक्ति उनको माता पिता से ही मिला है। तभी तो आप देखिए कि जो लोग उनको बोल रहे थे खत्म हो गए, फिनिश कर गए, ये हो गए, अचानक उनकी जिंदगी में, मैं आपको बताऊं, इससे भी एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बनारस में बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम लोग के पारिवारिक मित्र हैं, वो भी डॉक्टर चंद्र मोदी उपाध्याय। एक बार इसी तरह मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने बोला था जुलाई 99 से बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, जिस चीज को छुएंगे सोना हो जाएगा। मैं आके जया जी को बोला, तो जया जी बोली हम लोग एक दूसरे को छुआ लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मतलब नहीं है, कुछ न कुछ है। जब उन्होंने बोला है, और उस समय स्टार न्यूज का कोई अता पता नहीं था इंडिया में, ये मैं आपको 92-93 की बात, अचानक केबीसी शुरू होता है। और अपने यहाँ कहावत है प्रकाश जी, आदमी ताड़ से गिरता है तो खजूर पे नहीं अटकता, जमीन में चला आता है। मैं ये मानता हूं कि ताड़ से गिरे तो जरूर, लेकिन खजूर के रूप में उन्हें केबीसी मिला, और वो ताड़ से ऊपर निकल गए। और जितनी उनकी ऊंचाई है, उतने ही वो विनम्र है। मुझे याद है, मेरे पापा मिलने गए थे, और लास्ट में मेरे पापा ने बोला कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है मिस्टर बच्चन आपसे। मैं घबराया थोड़ा, पता नहीं 70 साल 75 साल क्या पूछ दे। तो उन्होंने एकदम, मैंने जितना है पूरा हाथ ऐसे सर झुका के उन्होंने बोला, जी बाबूजी बोले, थोड़ा आराम किया कीजिए, आप बहुत काम करते हैं। तो एक विनम्रता भी है उनमें, सबसे बड़ी बात यह है। और कभी हार ना मानने वाली शक्ति भी मैंने देखी। अब बाबूजी जब एडमिट थे, जब उनके कूल्हे की हड्डी टूटी थी, उस समय वो विदेश में शो कर रहे थे, शो छोड़ के और आए। और बाबूजी की ये स्थिति हुई, कभी ब्रिज कैंडी कभी हिंदुजा। और ब्रिज कैंडी अस्पताल में अटेंडेंस को रात में नहीं रहने देते, लेकिन सुबह से रात 10 बजे तक अमिताभ वहां में रहते थे। हिंदुजा में भी वो, क्योंकि वहां रहने की सुविधा थी, तो घर गए ही। एक दिन मैं भी गया, साथ में विश्वनाथ जी भी थे। अचानक जया जी ने बोला कि बोलो घर जाने के लिए। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, इनको जाने दीजिए। तो और उसी के बाद 2 दिन बाद फिर मैं गया, अचानक अमिताभ बाहर आए, कंधे पे हाथ रख के बोले कि चलो सुमंत प्रार्थना करें। और आंख उनकी थोड़ी टमटमाई सी नजर आई। मैं थोड़ा, अब आपके सामने उनके आंखों में आंसू, तो एक बार तो आप हिलेंगे ही ना अंदर से। तो मैंने कहा कि आपको लोग घर में संकट मोचक बोलते हैं, हनुमान जी कहते हैं, तो मेरे पास एक छोटा सा वो है, जो मुझे मुरारी बापू के सानिध्य में प्राप्त हुआ था, और मैंने उसको अपने पास एक आध बार आजमाया भी है। बोले क्या है, हमके हर महीने की एक महाशिवरात्रि आती है, हर महीने एक शिवरात्रि आती है प्रकाश जी। महाशिवरात्रि तो अलग है, महाशिवरात्रि उस दिन रात में बैठ के 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, फिर 2-2 लाइन पढ़ के हवन। आप कितने भी संकट में हो, हनुमान जी संकट मोचक है, तो वो संकट दूर करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जब होगा तो बता देना।
बाद में मैंने देखा किस दिन है, मैंने फोन किया सुबह, बोले ठीक है। शाम में मैं ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक जया जी का फोन आया, बोले ये क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा मैंने आंख में आंसू देखा है इसलिए करवा रहा हूं। तुम भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। कि थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, क्या हो गया? बोले सुमंत ऐसा करो 2 हनुमान चालीसा अंग्रेजी में। क्यों? बोले अभिषेक और श्वेता भी आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके गया, हम लोग रात भर पाठ किए। अभिषेक श्वेता थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले गए, जया जी भी शायद 50-51 बार पढ़ी, फिर अमित जी ने पूरा 111 बार हवन किया मेरे साथ। उसके बाद वो सुनने चले गए, मैं अभिषेक के कमरे में जाके सुबह मैं उठा तो हुआ कि गाड़ी तैयार है, आपको घर छोड़ के मिल तो लूं। बोले वो तो अस्पताल चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, टच उस प्रकाश जी, उसके बाद बच्चन जी को 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर 95 में उनको हार्ट अटैक हुआ था, होली के मॉर्निंग एकदम, और होली का सारी तैयारी होने के बाद होली नहीं खेले थे। उसके बाद एक ही 2 बार होली वहां हुई है। अमिताभ बच्चन भी बड़े होली के शौकीन थे सुमन जी, जिस तरह राज हाँ कपूर के फिल्मों, तो उस बारे हाँ, में भी कुछ बताइए। नहीं मैं बताऊं आपको कि आरके की होली के बाद, आरके की होली तो मैंने नहीं देखा, प्रतीक्षा की 4-5 होली देखने का सब परिवार मुझे मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात थी कि वो मुझे फोन करते थे, जया जी वाइफ को घर पे करती थी। ये अलग वो था कि आमंत्रित करने का एक तरीका होता है। और एक होली तो भूलती ही नहीं। होली बने आप सोचिए, जैसे उनको पेन और घड़ी का बहुत शौकीन है। होली वो सुबह 10 बजे से शुरू होते हैं, शाम 7-8 बजे तक है। एक बार होली का किस्सा है, शायद 92 या 93 की बात है, याद नहीं है ये शायद। उनके और गोविंदा के बीच में डांस शुरू हुआ। पहले वो कॉलर उठाना गिराना किए, फिर कुर्ता उठाना गिराना किए, और डैनी, रोमेश शर्मा, ये लोग और अनु, ये इनके तीनों टेनिस के मित्र हैं, तो टेनिस खेलते हैं। अनु दारा सिंह के छोटे लड़के। वो अंत में गोविंदा ने क्या किया, गोविंदा बेल बॉटम पहना था, उसने उठा के बेल बॉटम उठाया गिराया। अब अमित जी चक्कर में पड़ गए, अब ऊपर से डैनी वैनी सब चिल्ला रहे हो रहा है हो रहा है। अमिताभ बच्चन चूड़ीदार पैजामा पहने हुए थे प्रकाश जी, अचानक उन्होंने चूड़ीदार का नीचे का हिस्सा पकड़ा, ऊपर घुटने तक फाड़ दिया, बोले हो गया। सारे लोग बने इस चीज के साक्षी बने होली में। उसी तरह वो दिवाली भी मनाते हैं प्रकाश जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो दिवाली में कम से कम सैकड़ों अनार और रॉकेट छोड़ते हैं। उनके हाथ में जले का निशान आप देखे होंगे, वो दिल्ली के वाले मकान में अनार फूट गया था हाथ पर ही। तो दिवाली और होली दोनों एक तरीके से वो मनाते हैं, लेकिन होली में वो उनका उत्साह देखने लायक होता है। मैंने उस समय मैंने जो देखा है 4-5 होली, जिस तरह से वो खेलते हैं। और आरके की होली के बाद सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर होली खेलने आए तो प्रतीक्षा में लोगों को इंतजार रहता था, जैसे आरके की होली का इंतजार रहता था, उस तरह से उनको भी इंतजार रहता बंद है। क्यों हो गई प्रतीक्षा की होली, बंद क्यों हो गई? ये दरअसल एक तो बाबूजी की डेथ के समय नहीं हुआ, फिर बाद में कुछ आतंकवादी घटना या कुछ इस तरह की चीजें जो हुई, तो उसके कारण भी उन्होंने होली का आयोजन नहीं किया। और इधर पिछले 10 सालों से होली वहां पे नहीं मनाई गई है, आराम गांधी, करते हैं। सुमन जी, गांधी नेहरू परिवार से अमिताभ के रिश्तों की बहुत चर्चा होती है। हमारे बहुत से दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन के रिश्ते नेहरू परिवार से, उसके बाद राजीव गांधी से, सोनिया गांधी से कैसे रहे, अभी कैसे रिश्ते हैं, इस बारे में भी बहुत से लोग जानना चाहते अभी अभी के रिश्ते पे तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मुझे आज भी याद है राजीव गांधी की डेथ के बाद मैं उनका इंटरव्यू करने गया था। और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो पहला लाइन बोला प्रकाश जी ने, इतना टची लाइन था। जब मैं 4 साल का था तो वो 2 साल के थे, और मेरे दोस्त राजीव करके हेडिंग था, और प्रीतीश नंदी ने एल वीकली में उसको एज छापा। सबसे बड़ी बात मेरे लिए है कि पहली बार मैं अंग्रेजी में मेरा किसी इंटरव्यू का अनुवाद हुआ था। और उसमें एक प्रकार की, मैं आपको एक अपनी ओर से बात बताना चाहता हूँ गांधी परिवार से रिश्ते की, जहां तक आप बात कर रहे हैं गांधी परिवार में। क्योंकि उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही थी मैं बाद में बताऊंगा, उसमें था कि गांधी परिवार में जिसकी भी डेथ हुई और जिसने
अंतिम संस्कार किया सबको अमिताभ बच्चन ने ही एयरपोर्ट पे रिसीव किया। नेहरू जी जब मरे सभी थे तो को। राजीव और संजय विदेश में पढ़ते थे। हाँ, राजीव और संजय विदेश में पढ़ते थे। फिरोज गांधी के समय भी दोनों भाई विदेश में थे। संजय गांधी के समय राजीव गांधी इटली में छुट्टी मना रहे थे। इंदिरा गांधी जब मरी तो राजीव गांधी बंगाल में प्रचार कर रहे थे। इवन राजीव गांधी जब मरे तो राहुल गांधी अमेरिका में थे और ये लंदन में थे। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे रिसीव करके आए। उसी इंटरव्यू में अमिताभ ने बोला था कि आधे आंसू तो मैंने गांधी परिवार को दे दिए और आधे आंसू फिल्मी माँ बाप को। मेरे बाबूजी अम्मा को कुछ होगा। और अमिताभ की आंख से उस दिन भी मैंने आंसू लुढ़कते देखा और मैंने टेप बंद कर दिया। मैंने कहा मैं आपको रुलाने नहीं आया। तो मैंने ये रिश्ते देखे। और एक उन दोनों परिवार की एक समानता की मैं बात करूं, ये उसमें मैं कहूंगा कि कहते हैं गांधी परिवार और बच्चन परिवार में जब डाइनिंग टेबल परिवार के लोग खाने बैठते थे तो अंग्रेजी में बातचीत नहीं, हिंदी। इस पे एक बहुत बढ़िया प्रसंग तेजी जी ने एक बार मुझे बताया था। वो अमिताभ का बेटा है भीम, तो वो जब आया हुआ था लोग टेबल पे बैठे थे तो अचानक उसने कहा दादी ये रूल किसने बनाया है? हुआ कि आपके दादाजी ने बनाया। दादाजी डोंट नो इंग्लिश। तो उसको जब बताया गया कि आपके दादाजी इंग्लिश में पीएचडी है तो वो थोड़ा बहुत हिचकिचाया, मैंने एक अजब सा। तो ये जो चीज थी। और दूसरा मैंने एक जब से लातूर में भूकंप हुआ था, सोनिया जी प्रतीक्षा आई थी। जैसे सोनिया जी की शादी अमिताभ के घर से हुई है, सारी दुनिया जानती है। कन्यादान भी तेजी जी और हरबंस राय बच्चन ने किया। इंदिरा गांधी जब वो सोनिया आई थी तो वो बच्चन परिवार के यहाँ ही ठहरी। शादी के बाद वो इंदिरा गांधी के घर गई। और अमिताभ बच्चन की जब शादी हुई थी तो संजय गांधी उस शादी में शामिल हुए थे। मात्र 6-7 लोग ही उस शादी में शामिल हुए थे, उसमें संजय गांधी भी थे। असली दोस्ती उनकी संजय गांधी से ज्यादा थी। और आप सोचिए जब कुली के समय उनका एक्सीडेंट हुआ था तो इंदिरा गांधी विदेश से सीधे बंबई आई थी और बंबई एयरपोर्ट से सीधे वो ब्रिज कैंडी देखने गई थी, बहुत क्योंकि विवाद तेजी हुए जी थे और उस वक्त। इंदिरा जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुमन जी, लेकिन उन दिनों किन्हीं बड़ा कारणों विवाद भी से हुआ ये था। आगे दत्ता जी सामंत की यूनियन थी, मिल मजदूर, और मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे। मिलों हाँ में बंद थी, तनख्वाहें नहीं मिल रही थी मजदूरों को। इंदिरा गांधी हाँ विदेश से आई और अमिताभ बच्चन को देखने के लिए चली गई। मिल हड़ताल के हाँ बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। इस पर बहुत बहुत लोगों ने आपत्ति की थी, बहुत सवाल भी उठाए गए हाँ थे। एक उस वो समय मुद्दा उठाया। भी बड़ा, 84 की बात है ये। जी, बहुत ही विवादास्पद रहा वो। लेकिन हाँ खैर, बहुत बात अमिताभ है। बच्चन लेकिन उस अमिताभ बच्चन अस्पताल की एक हो बात और गए। बताऊं। ये एक बार जब हम्म, उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल से ठीक होके जब व्हील चेयर पे निकल रहा था, बाहर हाँ हाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और पता नहीं कैसे मुझे उस दिन एक अजब सा जोश आया। मैं व्हील चेयर से खड़ा हुआ, हवा में हाथ लहराया, बोला लो मैं वापस आ गया हूँ। तो हाँ हाँ ये भी एक अलग अमिताभ का अंदाज मैंने देखा। हाँ और हाँ मैंने बहुत सारी बातें हैं जिसमें कहा जा सकता है कि आप देखिए, संस्कार की मैं बात कर रहा था। आप जब भी वो घर पे बुलाए हैं, आप घर जाते हैं तो दरवाजे तक खुद छोड़ने आते हैं, ये सबसे हम्म, बड़ी। और एक चीज आपको बताओ, जब फोन करते हैं तो कभी हेलो नहीं बोलते, मैं हम्म, अमिताभ। हम्म, तो ये चीज है। और एक बार का आपको प्रसंग बताऊं कि जब ब्रिज कैंडी में बाबूजी ने अक्सर ऑफिस से निकल के चला जाता था और साथ दौड़ता था जू तक। ऐसा लगता था कि जैसे सामने आपके कोई महात्मा बैठा हुआ है, सिद्ध पुरुष। क्योंकि हम्म, आमने सामने वो बस में सीट थी, बाकी पीछे की तरफ सीट। और उसका सबसे बढ़िया एक प्रसंग था कि एक बार मैं प्रतीक्षा से निकल रहा था, सामने से विवेक मुस्कुरान जा रहा था। तो उसने कहा कि अरे सर जी, आप तो हम लोग के मंदिर से आ रहे हैं। और यही हम्म, चीज साउथ अफ्रीका में जब आईफा अवार्ड था और वहाँ क्रिकेट मैच था तो अचानक हल्ला हुआ स्टेडियम में। तो सुनील शेट्टी बैठे हुए थे, हम लोग जमीन में ही ग्राउंड में बैठे हुए थे। सुनील शेट्टी कहा भगवान आ गए। उन्होंने कहा भगवान? अनिल कपूर ने कहा भगवान कौन है, देखो आ रहे हैं। तो लोग उनको, उनकी ही फिल्म के लोग, कोई उनको प्रतीक्षा को मंदिर का दर्जा देता है, कोई इनको भगवान का दर्जा देता है। और कलकत्ता में तो बाकायदे उनके नाम पे मंदिर बना हुआ है। तो ये, और विदेशों में मैं देखा है लोग रात रात भर उनकी एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर खड़े रहते। और संडे को जो भीड़ लगती है वो तो सारी दुनिया देखती है।
मैंने तो अपनी जिंदगी में मैं जब पहली बार भीड़ देखा था, मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ जा रहा था कुछ काम से ऑफिस के, अचानक मैं देखा इतनी भीड़, मैं ऑटो छोड़ के उतरा, दौड़ते हुए प्रतीक्षा के अंदर गया, उनके सेक्रेटरी से बात की, उनके क्या, क्योंकि उसमें बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी, मुझे लगा कि बाबूजी को कुछ हो गया होगा, तो नहीं सर कुछ नहीं, आज संडे है ना। तो संडे को जो भीड़ जुटती है और जिस प्रकार आके वो लोगों का अभिवादन करते हैं, भाई भीड़ तो शाहरुख खान के घर भी आती है मन्नत पर उनके जन्मदिन के दिन, लेकिन यहाँ हर संडे को ये एक अलग वो है। ये चीजें जो है उस उन्होंने, मैंने ये उनकी फिल्मों में तो उनका कोई शानी नहीं है, तो हर कोई मानता है, लेकिन व्यक्तिगत उसमें आप सोचिए वो लोगों को पत्रों का जवाब देते हैं। एक बार मैं एक प्रोग्राम में मिला हेमा मालिनी के डांस, अचानक मेरे को देखे, बोले इधर आइए, मेरी चिट्ठी मिली, नहीं, मैंने आपके स्वास्थ्य के लिए कामना की है। मैंने इस तरह की छोटी छोटी चीजें याद रखना कि आदमी बीमार था, घर आ गया अस्पताल से, और इसी तरह वो घर के भी लोगों का ख्याल करते हैं। घर में भी अगर किसी को कुछ हो जाए, अमिताभ बच्चन, बाबूजी के समय मैंने देखा, आपको बताऊं एक, जब बाबूजी की डेथ हुई थी, मैं उस समय इत्तेफाक से बनारस में था, और बनारस से ही पंडित लोग आए थे, तो जैसे वो आए तो जया जी ने सबसे पहले पंडित जी को बोला, वही चंद्रमौली उपाध्याय जी थे, कि पहले इनको उठाइए, जब से ये है जमीन में बैठ के रामायण पढ़ रहे हैं, उठे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अमित जी उठाया गया। बाद में मैंने पंडित जी से पूछा बनारस में, आपने क्या ऐसा किया जो सुबह से बैठे हुए थे? बोले मैंने कहा कि एक मंत्र पढ़ना है और इस मंत्र में कोई बैठा नहीं रहता है, तो खड़ा होना पड़ता है। तो जैसे एक बार शाम में बाबूजी को टहलाना, दिन का भोजन अगर वो बॉम्बे में है तो बाबूजी के ही साथ करना, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे वही हाल माँ के, तो मैं वही कहता हूँ कि कुछ चीजें उनसे सीखने को मिली है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई वो नहीं हूँ तुलसीदास जो उनके ऊपर रामायण लिख दो, भगवान मंदिर का लोग दर्जा एक देते बात हैं। बताइए सुमन जी, एक बात बताइए कि हाँ इनके इतने अच्छे संबंध थे, आपको हाँ, एबीसीएल के लिए ऑफर भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया की आपकी नौकरी से 4-5 गुना ज्यादा तनख्वाह का ऑफर था, फिर आप क्यों नहीं गए उस कंपनी में? देखिए एबीसीएल आपको मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर बना था जया जी के साथ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, जी। और उस समय मेरे काम से वो काफी खुश हुई थी, काफी अच्छा मीडिया कवरेज, काफी मीडिया के लोग आए थे। और आपको बताऊं कि वो पहला प्रोग्राम था आफ्टर राजीव गांधी डेथ जिसमें सोनिया गांधी सबसे पहले शामिल। और मुझे आज भी याद है कि उस समय राजस्थान में चुनाव चल रहा था, और उदयपुर के कलेक्टर परेशान थे कि किस उससे सोनिया जी को वो दिया जाए। वो काफी बहस, मीटिंग में बहस चल रही थी, क्या किस स्टेटस से उनका स्वागत किया जाए, क्या हो, क्या प्रोटोकॉल होगा। अचानक थोड़ी देर बाद पता चला कि गवर्नर, उस समय बलराम भगत गवर्नर थे राजस्थान के, वो खुद रिसीव करने आ रहे हैं। जब गवर्नर रिसीव करने आ रहा हो तो कलेक्टर की क्या हैसियत। तो सोनिया जी पहली बार किसी फंक्शन में, माने ये पब्लिक गैदरिंग जहाँ है, वो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग सेरेमनी उदयपुर में किया था उन्होंने 93 में। तो ये सोनिया जी का वो था। आप सोचिए उनके घर जाके बाबूजी का हालचाल लेने वालों में राजीव गांधी तो थे ही, लेकिन दो प्रधानमंत्री को मैंने जाते देखा है, चंद्रशेखर जी और देवगौड़ा जी। तो ये सारे रिश्ते फिल्मों से हटकर हैं उनके। और आप देखिए उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं 40-45 साल से काम कर रहे हैं, चाहे मेकअप मैन हो, चाहे उनके और स्टाफ के कर्मचारी हो। शीतल जैन जो उनके सेक्रेटरी रहे, 40 साल से ज्यादा उनसे जुड़े रहे, 2-3 साल पहले वो उन्होंने गुजर अपने गए। मेकअप ये मैन सारी चीजें, अपने एक मेकअप मैन की ने फिल्म प्रोड्यूस की, तो उसमें भी अमिताभ ने काम किया था मराठी में। उसने भी काम किया। शीतल जैन ने भी फिल्म प्रोड्यूस की थी। आपको बताओ अभिमान पिक्चर शीतल जैन और अमिताभ बच्चन ने मिलकर सबसे पहले प्रोड्यूस किया। सबसे पहली अगर अच्छा, प्रोड्यूस की फिल्म अमिताभ की है, एबीसीएल की नहीं है, वो शीतल जैन के साथ। और ये अभिमान उस समय बताइए, जंजीर के बाद
जंजीर के बाद सबसे ज्यादा अभिमानी चली थी। सुमन जी, बहुत सारे दर्शकों ने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों ने पूछी है। वो जानना चाहते हैं कि अमिताभ के रिश्ते राजीव गांधी से कैसे, राहुल गांधी से कैसे हैं, सोनिया गांधी से कैसे हैं, अपने अमर सिंह से कैसे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा उन सवालों तक आऊं उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। वो ये कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे के बारे में क्या सोचते हैं, अभिषेक बच्चन। क्योंकि ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी ने उनसे कहा था कि अगर आप ब्यूटी विद ब्रेन है तो आप किस व्यक्ति को हैंडसम मैन विद ब्रेन कहेंगी, तो ऐश्वर्या राय ने कहा कि अभिषेक बच्चन। क्या अभिषेक बच्चन के बारे में आपकी भी राय कुछ ऐसी ही है? देखिए, मैंने वही कहा ना कि उनमें भी संस्कार और गुण है, अभिषेक बच्चन में भी। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूं कि 20 साल पुरानी घटना वो कैसे अभिषेक ने अपने जेहन में याद रखा था। मैं 2 साल पहले अभिषेक का इंटरव्यू कर रहा था एपीएन चैनल के लिए, और अचानक मेरा एक सवाल था कि आपके दादाजी की एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध कविता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो आप क्या भूलना चाहेंगे क्या याद करना चाहेंगे। तो अभिषेक ने बोला कि देखिए, याद करने की बात है तो मैं आज भी नहीं भूला हूँ कि जब दादाजी बीमार पड़े थे तो आप हनुमान चालीसा का हम लोगों से पाठ कराए थे। तो ये एक चीज है। दूसरा माने वही संस्कार है। और अभिषेक के बारे में अमित जी ने एक बार बहुत बढ़िया कहा था जब अभिषेक शुरू शुरू फिल्मों में आए थे। और आपको बताओ, अमिताभ बच्चन 5-10 अखबार उनके घर पे आता है, लेकिन सबसे पहले वो नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। उन्होंने कहा मैं अभिषेक को रोज बोलता हूँ कि नवभारत टाइम्स पढ़ा करो, तुम्हारी हिंदी ठीक होगी, क्योंकि वो विदेश में पढ़े हुए थे। तो कहे कि आप जिस भाषा की फिल्म में काम कर रहे हैं, अगर उस भाषा में अपना भाव नहीं व्यक्त करेंगे तो वो भाव कहां से आएगा, इसलिए हिंदी पढ़ो। और एक हिंदी का और बहुत बढ़िया प्रसंग बताया था अमिताभ जी ने कि एक बार वो रसिया गए, वहां कुछ रसियन स्टूडेंट से उनकी मुलाकात कराई गई जो हिंदी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप लोग हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं। बोले हम हिंदी फिल्म को देखते हैं लेकिन उसको समझने के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा से उन्होंने कहा कि बोले देखिए सर, जब हम बाहर हॉलीवुड की फिल्म देख के निकलते हैं तो हाथ पैर चलता है, और हिंदी फिल्म में देख के निकलते हैं तो एक गाल पर खुशी का आंसू और एक गाल पे गम का आंसू होता है। तो ये आपकी हिंदी फिल्म, तो ये एक चीज है। और अभिषेक मेरे ख्याल से एक बार मैंने लिखा था, जब शुरू में आए थे लोग उनको लवर बॉय बना रहे थे, शुरू की सारी फिल्में उनकी रोमांटिक, और मैं बार बार लिखता था कि जहां से अमिताभ ने छोड़ा है वहां से जब तक अभिषेक शुरू नहीं करेंगे आगे नहीं जाएंगे। और देखिए वो युवा फिल्म में वही हुआ। युवा फिल्म में जिस तरह जंजीर में अमिताभ आए थे एंग्री यंग मैन बनकर, अभिषेक उसी तरह से अपने ही भाई को गोली मार देते हैं, और उसी फिल्म से अभिषेक की किस्मत पलट गई। तो ये चीज है। लेकिन वही है कि अमिताभ एवरेस्ट है, अभिषेक एवरेस्ट नहीं उठेंगे। एवरेस्ट एक ही होता है, एक ही एवरेस्ट है, तो हिंदी फिल्मों का एवरेस्ट है। सुमन जी, कोई और बात आप बताना चाहें जो अखबारों में नहीं छपी हो, चैनलों में नहीं आई हो, ऐसी कोई निजी बात? मैं आपको बताऊं, एक हमारे नवभारत टाइम्स की थे कैलाश बधवार, उनकी किताब का विमोचन था। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब, उनके पास 100 से ज्यादा चिट्ठी थी हरवंश सहगल लिखी हुई, बच्चन की छाती पाती मेरी थाती। उसमें उन्होंने एक दो ऐसे प्रसंग अमित जी ने बताए जो पहले कभी नहीं किसी ने सुने थे। उन्होंने अपने बाबूजी का जिक्र करते हुए बताया कि जब हम दिल्ली में रहते थे तो बाबूजी सुबह रोज टहलने जाते थे, और रोज कोई ना कोई पत्थर का टुकड़ा उठा के लाते थे, और वो एक बीच में पेड़ था, उसमें चबूतरा बना होता, उस पर रख दिया जाता। एक दिन उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, मुन्ना बंटी बाहर आओ। तो हम दोनों भाई गए दौड़ते हुए, भाई क्या हो गया। तो बाहर तो देखे तो इतना बड़ा पत्थर था कि हम दोनों एक साथ पूछे ये क्या है। बोले पत्थर है। बोले लेकिन इतना बड़ा पत्थर आप लाए कैसे। बोले रोज थोड़ा थोड़ा खिसका के ले आया, ये मेरा जटायु है। एक ये चीज उन्होंने बताई थी बाबूजी के बारे में। और दूसरा बताया था जब वो विदेश मंत्रालय में थे तो पंडित नेहरू ने कोई
इसकी किताब का अनुवाद करने के लिए उनको कहा कि 3 दिन के अंदर इसका अंग्रेजी में अनुवाद चाहिए। वो अपना कमरे में अनुवाद कार्य में लगे हुए थे। केवल कभी अमिताभ या कभी तेजी जाती थी चाय वाय देने। तो एक बार जब अमिताभ अंदर गए तो देखे कि बाबूजी एक हाथ गर्म पानी में डाले। उन्होंने कहा ये क्या है? बोले इस हाथ से काम कर रहा हूँ ना, ये थक गया है, तो इस हाथ को कैसे मालूम पड़ेगी ये हाथ थक गया, इसलिए उसको गर्म पानी में डाल दिया। यही चीज है। जैसे आपको बताऊं कि एक लाइन अक्सर बोलते हैं, आप सारे जो हमको देख सुन रहे हैं जानते होंगे, अमिताभ बच्चन की ये लाइन विश्व प्रसिद्ध लाइन है कि जो मन का हो अच्छा, जो न हो ज्यादा अच्छा। तो ये जो कविता थी, ये जब वो शेरवुड में पढ़ते थे और पहली बार वहां वो एनुअल फंक्शन में ड्रामा प्ले हो रहा था और एथोलो की भूमिका अमिताभ, लेकिन अचानक उनको मलेरिया हो गया, वो उनको आउट हाउस में रख दिया गया। और तेजी जी हरवंश जी वहां गए, तेजी जी फंक्शन में बैठी थी, हरवंश जी उनके बेड के पास बैठे थे। और वो जो आउट हाउस का कमरे का दीवार था, उसका दीवार और उधर जहां ड्रामा प्ले हो रहा था स्टेज का दीवार, दोनों आगे पीछे के हिस्से में था। तो अमित जी अक्सर बोलते थे अब मेरा ये डायलॉग था मेरा, तो बाबूजी ने ये कविता, उन्होंने पूछा इसका अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा देखो जो मन का होता है वो तो अच्छा ही होता है, और जो नहीं होता है वो ज्यादा अच्छा हो, इसलिए कि ईश्वर की इच्छा कोई और। ये सचमुच होता है, ईश्वर की इच्छा कुछ और होती है। और इसी तरह जब मैं आपको बताऊं कि वो बाद में वो कविता अमिताभ ने किसी प्रोग्राम में बोला भी, जब बोफोर्स का मामला चल रहा था और एक दिन बच्चन जी ने टाइम्स देखा और बोले मुन्ना ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है? शायद में उनके मुंह से निकल गया, नाहक पैदा किया हमने। तो बाबूजी 2 दिन कमरे में रहे और एक बाहर कविता भिजवा दिया जिसमें लिखा था कि अब बच्चे को जन्म लेने से पहले पूछना पड़ेगा जन्म दूं या ना दूं, नहीं तो बड़ा होकर सवाल करेगा नाहक पैदा कर दिया। जैसे कभी कभी उनके और बाबूजी के बीच बहुत एक अजब की टोली होती। ये देर से आते थे दोनों, मुझे याद है सालगिरह में ही बाबूजी के अमित जी ने बोला था बाबूजी रोटी, आप बोलते थे ना रोटी बहुत मेहनत से कमाई जाती है, मैं भी बोलता हूँ मैं तो रोटी नहीं बोलूंगा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो उस समय वो 2-2 3 दिन शिफ्ट करते थे। ये सारी चीजें हैं। मैंने एक मैंने देखा है कि हर बार हर चीज का श्रेय वो अपने माता पिता को ही दे। और जया जी का उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, ये वो स्वीकार करते हैं। जंजीर के पहले गुड्डी फिल्म थी और गुड्डी की फिल्म से इन लोगों में जुड़ाव शुरू हुआ और उस समय जया जी बहुत बड़ी स्टार थी और अमित जी ने खासे पॉपुलर नहीं थे, लेकिन बाद में एक पति के रूप में, पिता के रूप, 2 रूप में मैंने अमिताभ को देखा है। और दोनों में अगर मार्क्स देने की बात हो तो मैं 100 में 110 दूंगा। अच्छा सुमन जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे सवाल पूछे। कुछ सवाल ऐसे जिनका जवाब आप दे सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं मुझे लगता है कि उनका जवाब आप भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं वो सवाल आपके सामने पेश करूं। हाँ करें आप, देखूं। एक हमारे दर्शक हैं दीत जैन, पूछ रहे हैं सुमन जी इतने वर्षों से अमिताभ जी से जुड़े रहने पर आपको उनकी क्या बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? मुझे आपको बताऊं जैन जी, सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई उनका संस्कार, ये कल्चर और बिहेवियर जो है। मैंने शुरू में आपको बताया कि घर पे जाते हैं तो माने वो दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, ये चीज है। और मुझे याद है कि इसके बहुत हमारे मित्र लोग भी साक्षी थे, जब मेरी किताब का उन्होंने विमोचन किया था जलसा में, और उस दिन वो खुद माने ट्रे में कोल्ड ड्रिंक ले आए, एसी खराब हो गया तो एसी को खुद ठीक करने लगे। तो ये सारी एक माने एक सरल इंसान, माने बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी सहजता से मुझे बताई है। जैसे वो इलाहाबाद की बहुत सारी चीजों को याद रखे हुए बचपन को, साइकिल पे जाना बाबूजी के साथ स्कूल, या गर्मी के दिनों में वो खस की पट्टी होती थी दरवाजे खिड़की पे लगाई, उस पर पानी देना, पतंग उड़ाना, और शाम में
जो सबसे बड़ा अनुशासन जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बाबूजी का कहना था कि स्ट्रीट लाइट जब जल जाए उसके पहले घर लौट आया। अब आपको एक बहुत बढ़िया प्रसंग बताया, ये भी उन्होंने कई बार कहा है। उन्होंने बचपन में एक बार चवन्नी चुराया था अपनी माँ के पर्स से। वो इसलिए चुराया था कि उनके घर के आगे एक बेतिया का हाथा था, उसका फाटक बहुत बड़ा था, आज भी है वो। तो चौकीदार से कहते थे अंदर झांक के देखना चाहते थे अंदर कौन रहता है। तो चौकीदार ने 4 आने मांगे थे, तो उन्होंने चवन्नी दे दिया, चुरा लिया और जाके वो बेतिया आता केवल झांक कर देखा। इसी तरह सिविल लाइंस में वो जाते थे एक दुकान पर रबड़ और पेंसिल खरीदने, और रबड़ पेंसिल खरीदना बहाना होता था, वो कॉमिक्स पढ़ते थे। तो ये सारी जो बचपन में चीजें शरारतें होती हैं वो भी उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो शुरू से बोल रहा हूं कि एक वेल कल्चर, वेल बिहेवियर व्यक्ति मैंने फिल्म इंडस्ट्री में उनका जैसा नहीं देखा। तो ये राकेश सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो दूसरा, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं कि सवालों में, ऐसा नहीं है कि हमारे सवाल उनको कभी अटपटे लगे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे सवाल मेरे अटपटे नहीं लगे। लेकिन एक जिस उससे बात करना, जैसे मैंने बताया कि बाबूजी के बर्थडे के पहले सुमंत आ जाओ, सामने मिलते हैं, उकसाते हैं, बुलवाते हैं, या फिर सालगिरह के दिन। तो ये सारी चीजें मुझे प्रभावित कर गई। और जैसे नौभारत राकेश टाइम्स में आके घंटों बैठना, सारे लोगों से बातचीत करना, ये सारी चीजें हैं। और हम सुमन तो जी और बहुत सवाल आ रहे हैं। किस्मत मानते हैं कि मेरा बेटा पिंक पैंथर्स का जीएम और डायरेक्टर रहा, पार्टनर रहा अभिषेक बच्चन के साथ 3 साल तक। और एक मैंने लोगों ने इस पर बोला भी कि पिता पिता के साथ, बेटा बेटे के साथ। तो नहीं, मेरे बेटे में काबिलियत थी। मैंने कहा था ये, जब रमेश कुरारका से मेरी बात हुई थी उनके सीईओ से, मैंने कहा था मेरा बेटा कसौटी में खड़े उतरे तभी आप सेलेक्ट कीजिएगा। ये नहीं कि सुमन का बेटा है इसने नौकरी में रखा, लेकिन मेरे बेटे के सुमन जी, पास मैं उसने अगले वो सवाल डिग्री। की ओर आना चाहूंगा, अगले सवालों की ओर हाँ आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हाँ सवाल हो जाए। रहे हैं, हाँ है ना। और आप जल्दी हाँ जल्दी भी जवाब दे सकते हैं, संक्षेप में जवाब दे हाँ। सकते हैं। राकेश अचल जी ठीक हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। ठीक। कहते हैं हाँ कि क्या आपको नहीं लगता कि अमिताभ जी में एक विचित्र अहमन्यता, अमिताभ जी एक विचित्र अहमन्यता के शिकार हैं, जो न बाबूजी में थी और न उनकी मम्मी जी में। नहीं, उस मैं नहीं अहम मानता इस बात को। मैं इस अच्छा बात से सहमत नहीं हूँ एकदम, क्योंकि मैंने 30 साल से ज्यादा हो गए उनको देखते हुए। और जी मैं नहीं मानता इस बात। कोई जी, अहम नहीं है। अहम होता तो मेरे जैसे एक साधारण पत्रकार को वो इतनी इतनी माने क्या कहें, तवज्जो। मैं क्या तवज्जो नहीं देते। एक और सवाल है नवीन आनंद जोशी जी का, कि गांधी परिवार से अमिताभ के नाजुक रिश्तों पर भी कुछ बोलिए। देखिए, वो एक किसी की निजी बातों में और निजी संबंधों पर मैं नहीं उचित समझता कि मैं कुछ बोलूं। अच्छा, अब एक हमारे दर्शक है कृष्ण नागपाल जी पूछना चाहते हैं, अमिताभ की अपने सगे भाई अजिताभ से क्यों नहीं निकली। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कुछ निजी चीजों को निजी ही रहने दिया कीजिए। तो ठीक। और मैं तो जब देखा हूं तो मैंने दोनों भाइयों को उस समय देखा है जब दोनों भाइयों में राम और लक्ष्मण वाली स्थिति में मैंने देखा। डॉक्टर डी एस तोमर पूछ रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि अमिताभ जी को राजनीति में आना पड़ा। क्या हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे राजनीति के दिग्गज को हराने की रणनीति के तहत अमिताभ जी को इलाहाबाद से चुनाव लड़वाया गया था। अमिताभ जी राजनीति में फ्लॉप क्यों हुए। देखिए, वो मैं कहा कि राजीव गांधी के दोस्ती के कारण, भाई उस हाँ परिवार में नेहरू नेहरू जी अपने उससे मरे थे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और गांधी हाँ परिवार से जिस तरह से रिश्ते थे, जब राजीव गांधी ने उनसे इलाहाबाद से लड़ने के कहा तो वो ना नहीं कर सके। लेकिन इलाहाबाद की बाद में इलाहाबाद की राजनीति कुछ ऐसी हुई, क्योंकि इलाहाबाद में उस समय राजेंद्र कुमारी वाजपेयी और बीपी सिंह जैसे नेता थे। वो नहीं चाहते थे कि एक गैर राजनीतिक आदमी आकर यहाँ राजनीति, क्योंकि उन्होंने अपने समय में 2-2.5 साल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं इलाहाबाद से, उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए हैं वहां पर।
ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि इस पे मैं भी एक दो बार सवाल पूछा हूँ, बोले राजनीति का गलियारा मेरे लायक था ही नहीं, मैं दोस्ती निभाने गया था। और आप सोचिए कि उनकी पॉपुलरिटी देखिए, हेमंत जी नंदन बहुगुणा को उस समय में आज अखबार में था, हम लोग इलाहाबाद जाते थे चुनाव प्रचार कवर करने का अमिताभ बच्चन को देखने जाने का वो था। वो हेमंत जी नंदन बहुगुणा, उसका मैं एक बहुत बढ़िया आपको प्रसंग बताऊं। मैं उस समय बम्बई से बनारस लौट रहा था चुनाव कवर करके बम्बई से, और मैयर देवी एक पड़ता है रास्ते में प्रकाश, वहां बहुत सारी औरतें चढ़ी। तो हाँ मैंने एक औरत से इसी तरह पूछा, कहाँ जाओगी? तो इलाहाबाद। तो माई के वोट देबू? बोले सिनेमा वाले बाबू को। तो मैं बनारस आके जब आज अखबार में लिखा मैंने कि जो औरतें घर का चौखट बिना घूंघट के नहीं नांगती, वो अगर कह रही है सिनेमा वाले बाबू को वोट देंगे तो बहुगुणा की जमानत जब्त हो जाएगी। तो मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी और यूनिवर्सिटी के साथी मुझे दौड़ा दिए थे लंका पर, ये क्या लिख रहे हो? और हुआ वही, जमानत जब्त बहुगुणा की। लेकिन ये आज भी वो कहते हैं, मानते हैं अमिताभ की राजनीति में जाना उनकी एक भूल थी और वो उनके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये एक कारण रहा, कोई उस उद्देश्य से रीत नहीं है जो कि बहुगुणा को हराना है या बहुगुणा से टक्कर लेना है। रीत जैन जी कह रहे हैं कि हम बच्चन जी के बड़े प्रशंसक हैं, हम उनका 79वां जन्मदिन 79 घंटे 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन मना रहे हैं। आप भी बच्चन परिवार के जन्मदिन में शामिल, आपने भी अपना अनुभव शेयर किया, उन्हें अच्छा लगा। सोमानी जी पूछना चाहते हैं, किशन लाल सोमानी जी, कि अमिताभ जी का पॉलिटिक्स में अब या वर्तमान में कोई रोल है क्या? नहीं, अभी नहीं तो लगता। कोई। बीच में 5-6 साल पहले उनके राष्ट्रपति बनने की अफवाह उड़ी थी। शत्रुघ्न सिन्हा जो अक्सर उनके विरोध में बात करते हैं, उन्होंने भी समर्थन कर दिया था कि राष्ट्रपति के लायक है वो। तो ये सारी हाँ, चीजें, मुझे नहीं लगता है कि वो अब राजनीति में दोबारा लौटे। कम कमलेश पारे जी पूछ रहे हैं, क्या अमित जी केंद्र में कभी मंत्री बनना चाहते थे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और कमलेश पारे जी का अगला सवाल है, सोनिया जी ने अमित जी से मिलने से क्यों इनकार कर दिया होगा? ये मैंने शुरू में कहा है प्रकाश जी, कुछ निजी संबंध और निजी सवाल, उसके बारे में मैं हाँ कुछ भी नहीं करना चाहता। वो उनकी निजी चीजें हैं, उसको हम हाँ सार्वजनिक रूप से क्यों वो करें? लोग आज हर चीज में सार्वजनिक, निजी चीजों को सार्वजनिक जब बनाते हैं तो वो उस व्यक्ति के ऊपर सही नहीं होता, मुझे लगता है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, मैंने तो जब भी देखा अच्छे संबंध वाले दिन देखे हैं, चाहे वो अजिताभ से रहे हो चाहे गांधी परिवार से रहे हो। आपको मैं बताऊं, अगर जिस समय एक बार राहुल गांधी और जया जी में कुछ बहसबाजी हुई थी और उसी समय सुनील दत्त जी की डेथ हुई थी, मैं भी अंदर कमरे में था, राजबब्बर सारे लोग, अमित जी भी थे, राहुल गांधी आए थे। और राहुल गांधी सुनील दत्त के उसके बाद जो सबसे पहले गए वो जया जी और अमिताभ बच्चन का जाकर अभिवादन किया उन्होंने, बाकायदे 2 मिनट तक बात किए। अंदर ये था कि एक भी कैमरामैन नहीं था कि फोटो खींच ले कि देख लो भैया, ये रिश्ता होता है, ये संस्कार होता है पारिवारिक। तो ये चीज मैंने देखा, तो मैं कैसे इस पर बोलूं? हम्म। अच्छा, ये बताइए, अमिताभ बच्चन अभी भी इस उम्र में इतने सक्रिय हैं, पान पराग के विज्ञापन से लेकर तमाम विज्ञापन करते हैं, तो ये पैसों की उनकी। उस विज्ञापन में भी आपको बताऊं मैं प्रकाश जी, जो लोग गुटखा का विज्ञापन कह रहे हैं, आप उस विज्ञापन को देखिए, गुटखा का विज्ञापन नहीं है, कमला पसंद इलायची का है। और आज मैं अरे आपको एक बात बता दूं, विज्ञापन से जो भी पैसा वो मिलता है वो उनके आय का जरिया नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम है, विज्ञापन से कमाए सारे पैसे को डोनेट करते हैं, कैंसर, अच्छा। वृद्धा आश्रम, मेंटल रिलेटेड लोगों को। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं करते हैं, वो साउथ अफ्रीका जब गए थे तो वहां भी किसी वृद्धा आश्रम को डोनेट किए थे। और वहां जब वो गए थे उस आश्रम में, एक औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया था, छोड़ ही नहीं रही थी, बूढ़ी सी, कि तुम मेरे बेटे हो, भारत से आए हो।
तो विज्ञापन से कमाए अधिकांश पैसे वो दान में देते हैं, और सबसे ज्यादा वो अच्छा। कैंसर के लिए। हम्म। और कमला अमिताभ पसंद बच्चन। वाला लोग, कमला पसंद वाला लोग क्लियर कर लें, वो नीचे पढ़े हैं, वो इलायची है, नॉट गुटखा। नहीं, यही गुटखा और इलायची यही में बात बहुत तो अंतर है। यही बात तो शाहरुख खान के बारे में भी कह रहे हैं कि वो जुबा केसरी वाला विज्ञापन चल रहा है। नहीं, तो वो इसमें ऐड में भी हाँ। क्या है, नीचे रणबीर कपूर का जब वो आता है उसमें सीधे सीधे इलायची का होता है। अच्छा सुमन जी, एक बात और बताइए। अ, हम्म, लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन अभी इस उम्र में भी और खराब स्वास्थ्य के बावजूद इतना काम करते हैं, और उन्होंने अपने घर में एक आईसीयू तक बना रखा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो या तो काम कर रहे होते हैं या आईसीयू में होते हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, एकदम गलत, टोटली गलत है। मैंने कहा ना, काम करने का उनमें, वो कहते हैं कि जिस दिन मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं, विश्राम प्राप्त कर लेंगे। हाँ, विश्राम। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं काम करता रहूं, ये जज्बा है कि जब तक मैं जिंदा हूं काम करता रहूं। आज आप देखिए उनकी फिल्मों को, शुरू की फिल्में छोड़ दीजिए, एंग्री एंग्री, आपने ब्लैक फिल्म से देखिए, उनका चाल ढाल, उनका बोलने हम्म। का अंदाज, उनकी भाव भंगिमा सब चेंज है, टोटल। हम्म। तो ये एक अंदर से अभी भी वो कहते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। इतनी फिल्म करने के बाद ये व्यक्ति वही कर सकता है जो पूरी तरह अपने पैसे के प्रति समर्पित है। इस पे लोग नहीं ध्यान, कि अभिनय के प्रति एक समर्पण, समय की पाबंदी, अनुशासन, ये सारी चीजें हम्म। हैं। तभी वो इतनी लंबी पारी खेल रहे हैं। और तभी मैं शुरू में बोला हूँ, ये अमृत महोत्सव असीमा नहीं, हम तो चाहते हैं वो 27 हो, सेंचुरी अ, मारे। नरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथी। अ, हाँ, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको उनके संस्कारित व्यवहार में कभी अति नाटकीयता का अनुभव हुआ? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। हाँ। आप संस्कार की बात, मैं उनसे 10 साल से ज्यादा छोटा हूँ। और मुझे हम्म। आज भी याद है कि जब पहली बार उन्होंने घर पे फोन किया था और मैं ऑफिस से लौटा, मेरी पत्नी ने दरवाजा खोलते एकदम एक ही सांस में बोली थी, अमिताभ बच्चन का फोन था, मुझे भाभी जी बोले। ये एक मैं, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है प्रकाश जी। हाँ हाँ तो हाँ। मैं कैसे बोल दूं कि नहीं कोई नाटिकता है? नाटिकता होता तो मेरी बीवी का नाम लेते वो। उम्र में बड़े हैं, जाहिर है। हाँ, अच्छा, एक जो बात बहुत बड़े बताइए। हैं मेरे से भाई, 15 साल बड़े हैं, 15 साल से ज्यादा बड़े हैं। राजेश कुमार बबुआ हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़े हाँ पत्रकार हैं और हाँ चैनल के हेड भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत है, अमिताभ जी के बारे में बहुत अच्छी बात है। उनकी कोई कमी तो बताइए, कुछ तो होगा आपकी निगाह में कि ये कमी है अमिताभ में। नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई, मैंने तो कमी नहीं देखी। मैं तो बताया ना कि ऐसी ऐसी चीजें देखा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताना चाहता, नहीं सार्वजनिक करना चाहता, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं देखी है। मैं आज भी मानता हूँ कि मैंने कभी नहीं जिंदगी में सोचा था, जब मैं बनारस में पढ़ता था या बनारस में पत्रकारिता करता था, मैंने उनकी फिल्म देखने के लिए पीएससी की लाठी भी खाई है टिकट के लिए। लेकिन बाद में ये मैं आज भी कहता हूँ कि ये बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन का आशीर्वाद है कि उस परिवार से मेरे रिश्ते जुड़े, जो इस परिवार को एक संस्कारी परिवार कहा जाता। तो मेरे को कोई कमी नहीं दिखती, सीधी सीधी बात है। अच्छा सुमन जी, एक बात और बताइए। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वे किसी के बारे में ट्वीट तक नहीं करते, अपने ब्लॉग में पोस्ट तक नहीं लिखते, लेकिन आपकी किताब का विमोचन उन्होंने खुशी खुशी किया। तो ऐसी क्या मोहब्बत आपकी उनसे हो गई? क्या? अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वे किसी के बारे में किसी को क्रेडिट नहीं देते, किसी के बारे में नहीं नहीं, प्रशंसा का कुछ नहीं मेरे करते। मेरे किताब लेकिन में जब आपकी मैंने किताब किताब का लिखी, विमोचन कैसे किया? आपकी किताब का मैंने जब विमोचन उन्होंने। किताब की जब वो की थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कहा था मैं आप पे किताब लिखना चाहता हूँ। तो बोले अरे आपकी भाभी जी भी लिख रही हैं, वो टू बी नॉट टू बी उसी समय आई थी।
मैंने कहा मैं तो बीमार नहीं पड़ा होता तो मैं पिछले साल ही लिख देता जब आप 60वें में प्रवेश किए थे। तो बोले मुझे क्या करना है, कि कुछ फोटो देना है, एक पत्र भी थोड़ा सा कुछ लिख के दे दीजिए और विमोचन आप ही करें। और विमोचन किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और एक बार की बात है, मैं नई दुनिया में था उस समय, हम इंटरव्यू कर रहे थे, अचानक टेबल पे कप प्लेट हिलने लगा, तो बोले लगता है भूकंप आया। नहीं सर, आप इतनी तेजी बोल रहे हैं, मेरे पास नहीं, नवारा टाइम्स की बात है 2006 की। मैंने कहा आप इतनी तेजी से बोल रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिख के मुझे फिर ऑफिस भागना था। क्योंकि उन्होंने पूछा डेडलाइन क्या है, हमने डेडलाइन 10 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर के अंत में इंटरव्यू छपना है। तो बाद में उन्होंने ब्लॉग में मेंशन किया था कि हमारे पारिवारिक मित्र की तरह एक जर्नलिस्ट, जिनको मैंने बोला, बाद में मैंने भी देखा कि दिले बादल वाले सब में हल्का झटका आया था, तो मेरे को और वो क्रेडिट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे आप देखिए जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट मेरी तरह उनके साथ और भी जुड़े हुए, जिनको वो बर्थडे पे विश करेंगे, होली पे विश करेंगे, ये सारा काम करते हैं। और मेरे अच्छा, पास तो एक कम से कम उनके 30-40 पत्र पड़े हैं, बर्थडे पे, होली पे, ये सब पे जाने पर धन्यवाद सुमंत के। जी, अपने इस कार्यक्रम को लगभग 1 घंटा होने वाला है और अब हमें एक हाँ कार्यक्रम को विराम देना होगा, पर एक सवाल चलते चलते, 11 हाँ तारीख को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, कल यानी, हाँ और आज हाँ रेखा का जन्मदिन है ना? तो हाँ। कुछ रंग बरसे में असलियत क्या है, आपको कुछ पता है क्या कि नहीं इनकी क्या नहीं, इस असलियत है? बारे में फिर मैं वही जान रहा था कि जैसे क्या बोलता है, दिलीप कुमार और मधुबाला और राज कपूर और नरगिस के किस्से लोग सुनाते हैं, उसी तरह इनके भी किस्से सुनाते हैं। किस्सों में, बहुत किस्सों में सच्चाई नहीं होती प्रकाश जी, किस्से बनाए जाते हैं। और मैं जहां तक जानता हूँ कि ज्यादातर फिल्मी दुनिया में जो लोग हैं, उनके किस्से बनाए जाते हैं, किस्से होते नहीं। वो गॉसिप के लिए होते हैं, फिल्मों के प्रचार के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब ये संयोग ही है 10 और 11, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन के लिए लोग कहानियां लिखते हैं और फिल्में बनाते हैं, जबकि उनसे 10-10, 20-20 साल छोटे कलाकारों को कोई फिल्म नहीं मिल रही है। डेनी ने एक बार कहा था कि 60 के बाद के कलाकारों में केवल अमिताभ बच्चन के पास काम है, बाकी किसी के पास कोई काम नहीं है। तो आपको इसमें ये कितनी सच्चाई नहीं, लगती ऐसी है? बात क्या नहीं है। इसका क्या जादू है उनके पास? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काम, मैंने कहा ना, काम करने का जज्बा है। आज वो इस मुकाम पर है, कभी इसी इंडस्ट्री ने उनको नकारा था, आज यही इंडस्ट्री उनके लिए रोल लिख रही है, तो ये उनकी सफलता है, उनके हाँ प्रशंसकों की सफलता है, उनके दर्शकों की सफलता है। आज भी वो कहते हैं कि जब तक दर्शक मुझे पसंद करेंगे, जब तक वो मेरी फिल्म देखने आएंगे, मैं फिल्म में काम करता रहूं। जिस दिन हाँ फिल्म में काम नहीं करूंगा तो समझिए कि मैं जिंदा नहीं रहूं। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो कौन बनेगा करोड़पति में, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा करोड़पति तो अमिताभ बच्चन खुद ही बने हैं, तो तो क्या नहीं, है वो तो इसकी? एक गेम शो है, ऐसा अपने हिसाब से वो करते हैं। देखिए कौन, मैंने अपने उसमें देखा है प्रकाश जी, आपको बताऊं, रामायण और महाभारत के बाद यही एक सीरियल था जब आया था। तो बम्बई में उस समय लोकल ट्रेन में खांसी का भी भीड़ होती थी, ट्रेनें खाली मिलती थी 9 से 10। जिस तरह हाँ महाभारत और रामायण के समय रविवार को सैलून में आदमी नहीं होते थे। और मैं आपको केबीसी की सफलता पे आपको बताऊं कि एक बार लीला में कोई फिल्मी पार्टी थी और हर लोग आके अमिताभ से मिले, बोले 9 बज गए क्या, 9 बज गए क्या। तो मैंने कहा कि देखिए इसकी सफलता तो मैं अपने घर में ही देख रहा हूँ। मेरे पिताजी 9 बजे दूरदर्शन का न्यूज सुन के खाना खा के सो जाते थे, लेकिन जब केबीसी का प्रसारण शुरू हुआ वो 9 से 10 देखते। और आप देखिए, भले वो केबीसी में उनका मेहनताना है वो जो लेते हैं, लेकिन आप देखिए वहां भी संस्कार है, खड़े होके प्रणाम करना। अगर आपके पिता प्रतियोगी हॉट सीट पर है, उसके पिता या माँ आए हुए दर्शक दीर्घा में, ये चीज सब में नहीं है प्रकाश जी। हाँ, शाहरुख वो खान फ्लॉप हो गए, शाहरुख खान एक आए लेकिन वो नहीं कर पाए। आ, देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी हाँ का एक वर्ड है, फिनोमिनन, हाँ चमत्कार।
तो लता मंगेशकर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब हमारे समय के चमत्कार हैं। बहुत सारे नाम हैं संगीत और गीतों की दुनिया में, बॉलीवुड में, लेकिन ये लोग अपने को स्थापित किए हैं। और ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, इन लोगों ने स्ट्रगल किया है और सब मिडिल क्लास से रहे हैं। लता मंगेशकर तो बहुत वो उस क्लास की रही है, बहुत बड़े परिवार की नहीं थी वो। अमित जी ने भी संघर्ष किया है, सुनील गावस्कर भी मिडिल क्लास फैमिली में थे, सचिन तेंदुलकर भी मिडिल क्लास के रहे। तो ये जो संघर्ष करके आगे बढ़ने का वो है, तो जब तक आप में कोई संघर्ष वाली बात नहीं होगी, काम के प्रति लगन नहीं होगा। आप सोचिए, लता जी आज 90 से ऊपर हैं, लेकिन वो 8 या 9 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रही हैं। तो ये एक चीज है। और भगवान उसी की मदद करता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, अपने में अनुशासन रखता है और संस्कार पालता है जीवन। मैं ये चीज मानता हूँ, जिसमें ये 3 गुण है ना प्रकाश जी, वो आदमी कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, अगर जिस भी फील्ड में वो। सुमन जी, गिरिजेश वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने अमिताभ को ब्रेक दिया था, लेकिन उनके निधन के दिन अमिताभ घर से बाहर नहीं निकले, ये सच्ची बात है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय वो बंबई में थे ही नहीं जब ख्वाजा अहमद अब्बास का वो हुआ था। वो बंबई के बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। ठीक है, ब्रेक दिया था, उसमें भी है कि वहां पर जब पहले दिन तो ज्यादा बातचीत नहीं थी, दूसरे दिन जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने पूछा कि अरे तुम हरबंस जी के बेटे हो, तो अब तो मुझे पूछना पड़ेगा, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिना मैं उनसे पूछे तुमको काम नहीं दूंगा, फिल्मों में तुम क्यों आ गए हो? ऐसी बात नहीं है। आप सोचिए कि वो अपने स्टाफ के परिवार में कुछ दुख का वो होता है, वहां चले जाते हैं। एक फोटोग्राफर था तांबे, उसके बेटे की या बेटी की शादी थी, वहां चले गए थे। और मैंने एक चीज देखा है कि लोग वो अक्सर बोलते भी है, वो दिलीप कुमार और वहीदा रहमान के बहुत बड़े फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ तो एक ही फिल्म उन्होंने काम किया, लेकिन वहीदा जी के, लेकिन सबसे ज्यादा वो रेस्पेक्ट करते थे तो दारा सिंह जी का पैर छूते रहते अमिताभ बच्चन। मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखा। तो ये चीज है। अच्छा, अजय जैन पूछ रहे हैं कि जब अमिताभ बच्चन को काम मिलना बंद हो गया था, तब वो इससे कैसे बाहर निकले? ये तो बहुत जगह आ चुका है। वो शुरू में एबीसीएल के कारण वो, और 5 साल का उन्होंने संन्यास लिया था कि आराम करेंगे, बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन बाद में वो यश जौहर के पास गए थे और उन्होंने यश जौहर, यश चोपड़ा दोनों की फिल्मों में फिर काम किया। बड़ी कहानियां इसमें है। काम मिलना बंद हो गया। उन्होंने खुद से अपने को 5 साल फिल्मों से अलग रखा था, टोटली अलग कर लिया। सुमन जी, हमारे कार्यक्रम को 1 घंटा 4 मिनट होने वाले, हमें कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत से सवाल व्यक्तिगत सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप देना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद अमिताभ बच्चन भी देना न चाहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया और अमिताभ बच्चन के बारे में दिलचस्प बातें शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आपका आभारी हूँ प्रकाश जी। और एक बार चलते चलते फिर इस चमत्कार को नमस्कार। और मैं भी अपने बेटे की तरह आज बोल रहा हूँ कि आई वांट सेंचुरी अमिताभ सर। चलिए, ओके डियर, धन्यवाद बहुत। मित्रों, अमिताभ बच्चन के बारे में, अमिताभ बच्चन के काफी करीबी रहे, अभी भी करीबी हैं पत्रकार सुमंत मिश्र, उनकी बातचीत हम आपको दिखा रहे थे। जाहिर है सुमंत मिश्र बहुत सारे विवादास्पद सवालों से बचते रहे, क्योंकि उनके निजी संबंध और वे शायद उन संबंधों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। ये उनकी निजी राय है, हम यहाँ इस कार्यक्रम में किसी पर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि आपको ये जवाब देना ही है। दूसरी बात यह कि ये हमारा शो एक अलग किस्म का शो है, इसमें हम अपने किसी मेहमान के साथ तू तड़क की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हमारे जो मेहमान हैं उनका पूरा सम्मान हो, कोई ज़बरदस्ती उन पर ना हो, और
उनके मन की बात आप तक पहुंचे। मुझे लगता है कि बड़ी दिलचस्प बातें अमिताभ बच्चन के बारे में हुई हैं। आप लोगों ने ये बातें ध्यान से सुनी, बहुत से सवाल किए, कुछ का जवाब भी सुमंत जी ने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे भी दीजिए इजाजत, और हम लोग मिलते हैं। आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आपका धन्यवाद।